नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। अमर उजाला का वो खास शो जिसे हम कहते हैं खबरों के खिलाड़ी, वो शो जिसमें हम बात करते हैं हफ्ते में हुई तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात हो या फिर देश दुनिया की खबरें। बीते एक हफ्ते में इस देश की राजनीति ने काफ़ी कुछ देखा है और एक बात हम भी कह सकते हैं कि हमने जिस सारगर्भित चर्चा को पिछले हफ्ते किया था, बीते हुए एक हफ्ते में भारत में कुछ राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां की राजनीति में वही बातें आई जो इस मंच पर कही गई थी। खबरों के खिलाड़ी में आज हम पहले बात करने वाले हैं उस विषय पर जो कि अगले साल तक शायद गर्म रह सकता है। हम बात कर रहे हैं INDIA गठबंधन में जो तमाम उठापटक चल रही है, जो तमाम बयान आ रहे हैं उनके बारे में। और बिना किसी देर के जो एक बड़ा पैनल, एक एक्सपर्ट पैनल मेरे साथ मौजूद है, आपका परिचय उससे कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ राखी बख्शी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। पहले भी आप खबरों के खिलाड़ी का हिस्सा रह चुकी हैं। रामकृपाल सर मौजूद हैं, ढेर सारा अनुभव। हम हमेशा कहते हैं कि उसका लाभ इस मंच पर, शो पर हमको हमेशा मिलते रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। प्रेम कुमार जी हैं। अक्सर वो कहते हैं कि मैं एक अलग आवाज़ रखने की कोशिश करता हूं, उस आवाज़ को इस मंच पर जगह मिले, हमारी भी कोशिश यही है। अवधेश कुमार जी हैं, बड़ी प्रखरता से अपनी बात रखते हैं उन तमाम तर्कों के साथ जिसको हमारे दर्शक खूब पसंद करते हैं। जयदीप जी हैं, हमारे संपादक अमर उजाला डिजिटल के, और लगातार जो हम कहते हैं कि वो जो संपादकीय एंगल दिखना चाहिए, एक स्टैंड जो होना चाहिए किसी खबर पर, वो हमें मिलता है। विनोद जी, परिवार का हिस्सा, हमारे सानिध्य, प्यार और मार्गदर्शन और वो पूरे अनुभव का लाभ हमको मिलता है। बिना किसी देरी के राखी जी, दो बयान ऐसे हैं, मैं उन शब्दों को नहीं बोलना चाहता। एक नेता के लिए कुछ कहा गया और वो अपनी पार्टी के राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद पलटकर उन्होंने कहा कि मुझे वो सिखा रहा है जिसने अपने पिता का भी सम्मान नहीं किया। हालांकि उन्होंने पिता शब्द भी नहीं कहा, मैं उस शब्द पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये जो बयानबाजी है, ये दो ऐसे दलों के बीच में हैं जो कि भारत की सियासत में सबसे बड़े राजनीतिक सूबे से आते हैं, और ये उस गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही है जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये विपक्षी एकता ऐसी ना देखी गई, ना देखी जा रही है, और ये 2024 तक तो और मजबूत होगी। लेकिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे की लड़ाई मध्य प्रदेश की बात थी, लेकिन अब वो वहाँ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। इशारा आप समझ गई हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक परेशानी की शुरुआत है, मैं ऐसे मानूंगी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब शुरुआत हुई थी बड़ी गर्मजोशी के साथ और तमाम बैठकें भी हुई हैं, लेकिन इस तरह की बयानबाजी, और मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में तो और बहुत कुछ ऐसा अंदेशा है देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप केंद्रीय रूप से सोच रहे थे कि सब बहुत गर्मजोशी और बहुत ही सहजता से साथ आ जाएंगे, ग्राउंड पे वो होते हुए ना अभी दिख रहा है। और इस तरह की बयानबाजी से तो बिल्कुल ये समझ में आ रहा है कि परेशानी की तरफ एक इशारा है। इशारा इसलिए कि अलग अलग राज्यों में और रीजनल लेवल पे अगर आप देखें तो वहाँ पर तनातनी जो है, इस बयानबाजी सिर्फ एक ध्रुव है एक तरह से, इसके चारों तरफ ये सब देखने को मिलेगा। अभी और ऐसा अंदेशा लगता है मुझे। हालांकि अच्छी बात है कि अगर उन्होंने सोचा है कि हम एक तरह का अपना संगठन बनाकर आगे चले, इंडिया अलायंस जो वो कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि नेता और जिनकी अपनी सीटों पर अपनी अपने क्षेत्रीयता में ताकत है, उसको किस तरह से संजोकर वो उन्होंने रखा इतने सालों से, और अब कैसे उसको जाने दे, ये बात हम कर भी रहे थे अभी। तो आगे आने वाले समय में मैं भी इतना नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो जो अपनी जगहों पे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की आप बात करें, मध्य प्रदेश में बड़े नाम है ये जो उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। तो आगे आने वाले समय में अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक बात हो रही है, और शायद अगर इस पर विचार हो, कुछ हो, तो पता नहीं उसमें क्या हमें सफलता दिखाई दे वहाँ उनको। लेकिन अभी मुझे लगता है परेशानी की शुरुआत है। ठीक है, प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आता हूँ। हम पहले सवाल में नाम नहीं लिए, लेकिन अब मैं कुछ नाम लेता हूँ। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमको तो किसी ने नहीं बताया था कि ये जो गठबंधन है ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए है। मतलब हम लोग जो मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थे, ये बात कहें कि ये बात हो रही है या नहीं हो रही है, बात अलग होती है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मुझे अब समझ आ रहा है, जब 1-1 बजे तक हमारी पार्टी के लोगों को मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया, 6 सीटों का वादा किया और उसके बाद कुछ नहीं दिया, तब मुझे समझ आया है कि ये चुनाव के, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं है। जो लोग उस बैठक का हिस्सा हैं, अगर उन्हीं को नहीं पता कि वो गठबंधन किसके लिए है, किस उपलक्ष्य के लिए है, किस चुनाव के लिए है, तो फिर ज़मीन पर जो कार्यकर्ता मौजूद है वो उसको कब साथ आना है और कब विरोध करना है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग कब तक आ पाएगी? बिल्कुल उत्कर्ष जी, और नाम नहीं लेंगे तो हमारे दर्शकों को संदर्भ भी समझ में नहीं आएगा, तो आपने ठीक किया कि नाम लिया। और जो बात अखिलेश यादव जी ने कही है,
और उसी बात को वहाँ भी अजय राय जी के भी सवाल पर वो कह रहे थे कि क्या वो पटना में थे, क्या वो मुंबई में थे, जब उनको कुछ पता ही नहीं है। यानी वो कह भी रहे थे उनकी हैसियत क्या है इस विषय पर बोलने की, और ये बोलते बोलते उन्होंने चिरकुट शब्द का इस्तेमाल कर दिया और फिर कहा कि ये छोटे नेता हैं ऐसा। तो फिर जवाब में जो अजय राय जी का आया वो बाप शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि जो बाप का सम्मान नहीं कर सका, उस तरीके से। तो ये जो संवाद हुआ, ये संवाद थोड़ा व्यक्तिगत लेवल पर चला गया कि आप किसी को चिरकुट बोलेंगे तो वो जवाब में कुछ कहेगा, उस लेवल पर चला गया। और साथ साथ अखिलेश यादव जी जब इतनी बात करें तो उनको ये भी पता होना चाहिए, अगर वो छोटे नेता हैं तो हमारे यहाँ कहावत है कि छोटे के मुँह नहीं लगते, ये भी उनको पता होना चाहिए। तो लेकिन हमने कहा कि उस टोन पे चला गया, जो अप्रिय स्थिति है। लेकिन मूल बात कहाँ है? मूल बात ये है कि क्या अखिलेश यादव अगर ये समझते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, कांग्रेस ने उनको धोखा दिया है, या मुझे पता होता तो हम इंडिया अलायंस में जाते ही नहीं, अगर इस बात को वो शिद्दत से समझ रहे होते और इसको ही प्रकट करना चाहते तो उनको तो इस विषय पर इंडिया अलायंस छोड़ देने का ऐलान करना चाहिए था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। लेकिन वो इंडिया अलायंस छोड़ने का ऐलान नहीं कर रही, इंडिया में बने रहने की ही बात है। फिर भी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? यहाँ पर मैं एक थ्योरी ऑफ कंपल्सन या एक नज़रिए से थ्योरी ऑफ इम्पल्सन भी आप देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ कंपल्सन जो है वो वास्तव में इंडिया गठबंधन के बनने का कारण है, और अवधेश कुमार जी आएंगे तो उसको थ्योरी ऑफ इम्पल्सन बताएंगे कि इस कारण से वो लोग एकजुट अलग रहे हैं। हाँ जी, इस वजह से ये जो है ये थ्योरी ऑफ इम्पल्सन ले लीजिए, थ्योरी ऑफ कंपल्सन ले लीजिए। लेकिन इंडिया गठबंधन एक कारण से बना है, और वो अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें, इससे पहले तक तो अखिलेश यादव जी ने एक शब्द नहीं कहा था एक दूसरे के खिलाफ में, लेकिन अभी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये ठन गई है लड़ाई, विधानसभा चुनाव में लड़ाई ठन गई है। तो प्यार मोहब्बत की भाषा के साथ क्या चुनावी लड़ाई होगी? वो अपने कार्यकर्ताओं में गुस्सा तो भरेंगे, जो पुरुषार्थ का कारण होता है, जो पुरुषार्थ होता है, युद्ध बिना गुस्से के थोड़े होता है, जंग बिना गुस्से के थोड़े होता है। तो जंग में वो गुस्सा जो है और उसका एक आधार जो है उसको वास्तविक लगे, इस हिसाब से उसको रखते हुए लड़ रहे हैं। लेकिन अगर उनको इससे इंडिया गठबंधन टूट जाता, इसमें अब ये लोग साथ रह ही नहीं सकते, इसमें इतनी अंतर विरोध हैं, तमाम अंतर विरोधों के बीच भी वो साथ आए हैं, थ्योरी ऑफ कंपल्सन है, और थ्योरी ऑफ कंपल्सन खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के बिना समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव जीत जाएगी, और ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ न मिले तो वो एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। दोनों ही बातें अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले इसके लिए ये गठबंधन बना है, और वो कंपल्सन, थ्योरी ऑफ कंपल्सन है। इसलिए अभी जो लड़ाई हो रही है ना, इससे वो सब मतलब ना निकाला जाए कि इंडिया गठबंधन तो गए हो रे। इंडिया इलेक्शन की लड़ाई है, चुनावी जंग है, इसमें और तीखे संवाद आएंगे, गुस्सा आएगा, तब लड़ाई होगी। चलिए, आपने जो कहा उस पर एक कमेंट मैं जोड़ देता हूं। आप बोल रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है, तो क्या इसके बाद वो जोश ठंडा भी किया जाएगा जब समझौता हो जाएगा? अवधेश जी, क्योंकि आपका जिक्र आ गया, और पहले तो आप ये बता दीजिए थ्योरी ऑफ कंपल्शन है कि इम्पल्शन है, क्योंकि वो एक सवाल आप ही पर आया। नहीं, अगर की तरफ से भी यही बोल लिए नहीं, ऐसा है कि अगर ये मजबूरी और विवशताओं के सिद्धांत पर टिका हुआ गठबंधन है जो ये करें, मैं उसको हिंदी में बोल देता हूं, तो फिर उसको गठबंधन नहीं कहते हैं। हाँ, अगर मोहब्बत और प्रेम विवशताओं का होता है तो वो उसमें उसका तो टूटना निश्चित होता है। तो इसलिए विवशताओं का, मजबूरियों का साथ कभी भी अस्थायी नहीं होता है, और वो मुकाम पर नहीं पहुंचाता है। विवशताओं में आप अंतर मन से संकल्पबद्ध होकर के युद्ध नहीं लड़ते हैं। हालांकि मैंने विवशता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आपने कंपल्सन कहा है। आवश्यकता एक अलग बात होती है। नहीं, कंपल्सन उसमें आएगा। कंपल्सन शब्द का अर्थ तो वही होगा। शब्द आपके हैं, आप बोल रहे हैं, और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, चारा नहीं है। एक लाइन बस। तो गठबंधन में फिर बड़ा छोटा की क्या बात है? जब सब हाथ मिलाकर साथ आए तो बड़ा और छोटा का ईगो जब आएगा तो वहां तो टक्कर होगी। देखो, ऐसा है, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, तुम मुझे पुकार लो। अभी मुझे अचानक ध्यान आया, मुझे पूरा याद नहीं था। नहीं, उसके बिना पूरा भी नहीं होता। इसलिए देखिए, इनका इसलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो।
ये जो यही ना कह रहे हैं, जमीन है न बोलती न आसमान बोलता, जहान देख कर मुझे नहीं जवान खोलता, नहीं जगह कहीं जहां न अजनबी गिना गया, कहाँ कहाँ न फिर चुका दिमाग दिल टटोलता, कहाँ मनुष्य है कि जो उम्मीद छोड़ कर जिया, इसीलिए अड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो, इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। तो 1 बजे ये एक उसमें और है कि कहाँ मनुष्य है जिसे कभी न प्यार किया। ठीक बात है। तो अखिलेश और कमलनाथ के बीच के लिए मैं कह रहा हूँ, कहाँ मनुष्य है जिसे खली कभी न प्यार इसीलिए खड़ा रहा कि प्यार से पुकारो। तो 1 बजे रात को जब हम बैठते हैं और उसके बाद ये पीड़ा से कहते कि 1 बजे रात को बैठे और फिर जो है हमको कहा गया, उसके बाद की भाषा देखिए, छोड़ो अखिलेश को। तो क्या है कि देखिए ये 3 बातें इसमें निहित है। पहली बात, मध्य प्रदेश में भले समाजवादी बहुत बड़े, मतलब राजनीति में इतने बड़े नहीं रहे कि उनकी सत्ता आ जाए, लेकिन समाजवादियों की एक लंबी धारा रही है, बड़े बड़े नेता रहे हैं। और 1967 के चुनाव में देख लीजिए, 72 के चुनाव में देख लीजिए, 77 में तो खैर वो आई ही थी, लगातार हो रहा है। अब वो अलग बात है, तो उनकी एक ताकत वहाँ रही है। ये अलग बात है कि बीच में टूटने के बाद जो है अलग अलग बिखरे हैं। ये कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए। और देश के स्तर पर जब आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम ये, चूंकि INDIA गठबंधन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के इतने समय पहले विपक्ष ने कोशिश की है कि हम साथ अभी से हैं, इसमें नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को पराजित करने के लिए हम एक दूसरे को समायोजित कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अपने मतभेदों को भुला के खड़े हैं और इनको हराएंगे। तो वो एक संदेश जो है इन विधानसभा चुनावों से किसी न किसी रूप में जाना चाहिए। गठबंधन नहीं भी हुआ तो आपस में बातचीत होना चाहिए ताकि इस प्रकार के नहीं आते। और 6 सीटें अगर आप देने को तैयार नहीं है, समाजवादी पार्टी की 2 सीट तो पिछली बार भी थी, अगर समाजवादी पार्टी न 2 सीट जीती होती तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। 114 सीटें दो थी, एक पिछली बार 2 थी, अच्छा एक सीट थी। तो खैर जो भी हो, तो वो लड़े थे 4 जो है। हाँ, तो अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी को 6 सीट अगर आप मान लिए 5 पर ही सहमति बनाए थे, 4 पर ही कर देते तो एक मैसेज जाता, नहीं भी किए तो बातचीत करके समझाते। ये इसको बिल्कुल आप नहीं कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल नैतिक है और बिल्कुल सब कुछ साफ और पारदर्शी है। अगर पारदर्शी नहीं रहता तो ये स्थिति नहीं होती। विनोद सर, मैं आपके पास आता हूं। मेरे सवाल की चीज है, एक वोटर के तौर पर मान लीजिए हम एक वोटर हैं, जब एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि दूसरी पार्टी के जो नेता हैं ना वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और फिर दूसरी पार्टी का एक नेता कहता है कि आप ये देख लो बीजेपी की बी टीम कौन है, हमने उत्तर प्रदेश में साथ दिया, ये जीत गए, वो बागेश्वर लड़ गए, हम हार गए, तो बीजेपी को कौन जिता रहा है। बतौर वोटर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को ये साबित कर रही हैं कि वो बीजेपी के साथ काम कर रही हैं। भले ही अभी तक चर्चा में जो बातें आई हैं कि कार्यकर्ताओं का मोराल बढ़ाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स है, कुछ है, लेकिन एक आम वोटर क्या समझे जब 2 विपक्षी पार्टियां जो उसके लिए विकल्प हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को बता रही हैं तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, और ये शब्द उन्होंने खुलकर कहे हैं। देखिए, आम वोटर वही समझेगा तो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग भी आम वोटर ही हैं कि भाई सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक होता तो ये नौबत नहीं आती। मैं अवधेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि अगर आपको गठबंधन नहीं भी करना था तो सलीके से भी दूरी बनाई जा सकती है कि भाई ठीक है, हमारा तालमेल नहीं बन रहा है, हम आपको सीटें नहीं देना चाहते, आप अपना लड़ें, हम अपना लड़ें। ये आपस में जो बयानबाजी, एक दूसरे के खिलाफ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो आप इस समय बोलने में भी कतरा रहे हैं, हालांकि वो शब्द ऐसे हैं कि समाजवादी लोग बोलते रहे हैं। चंद्रशेखर जी खूब बोलते थे, हम लोगों को याद अच्छी तरह से। और लेकिन फिर भी चलिए, आज का तो इसका मतलब ये तो है कि सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संबंध हमेशा ऐसे ही खट्टी मीठी रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी यूपीए को सपोर्ट भी करते थे और दिल्ली में बयान भी देते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है हमारी सबसे बड़ी भी वो है, और मतलब उनके बयान आप देखिए, वो कांग्रेस के खिलाफ बयान भी देते थे। और उसका एक कारण भी था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था डीए वाला, उसके जो पिटीशन करता थे विश्वनाथ चतुर्वेदी, वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता रहे। तो वो खट्टे मीठे कड़वे रिश्ते इस तरह के सपा और कांग्रेस के शुरू से रहे, डे 1 से। उसका कारण है, रामगोपाल जी अक्सर इस बात को कहते हैं, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, कि ये सारे क्षेत्रीय दलों ने ज़मीन कांग्रेस की ली है, क्योंकि तब बीजेपी थी नहीं इन इलाकों में, तो ज़मीन कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की ज़मीन ली। ये भी सही बात है कि 90 में जब
मुलायम सिंह की सरकार गिरने वाली थी, जब बीपी सिंह से अलग हुए थे, तो कांग्रेस ने इस सरकार को बचाया था। राजीव गांधी ने तमाम पार्टी के विरोध के बावजूद मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन दिया और बचाया। बाद में सरकार मुलायम सिंह ने भंग कराई, फिर 93 में जब सीटें कम पड़ रही थी बहुमत की, तो फिर कांग्रेस ने समर्थन दिया और एवज में कांग्रेस को इन्होंने समर्थन दिया। तो ये सब चलता रहा इनके बीच में और ये अभी चलेगा विधानसभा चुनाव तक। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव, जब सीटों का बंटवारा होगा लोकसभा का, तब भी आप देखिएगा तमाम बयानबाजी आएगी, रस्साकसी होगी। दरअसल है क्या कि दोनों एक दूसरे को स्पेस नहीं देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को इसलिए स्पेस नहीं देना चाहती है कि अगर हमने स्पेस देना शुरू किया तो हमारा स्पेस ले जाएंगे। जैसे कि बीएसपी ने लिया स्पेस मध्य प्रदेश में, कुछ समय में अर्जुन सिंह के ज़माने में बीएसपी के साथ कांग्रेस की अंडरस्टैंडिंग होती थी और उसका फ़ायदा बीएसपी ने उठाया और धीरे धीरे काफ़ी स्पेस वहाँ पर लिया। एक तो वो है। दूसरा एक खतरा कांग्रेस पार्टी के लोग ये मानते हैं कि मान लीजिए 6 सीट हमने दे दी इनको, 6 में 2 जीत गए या 3 जीत गए और चुनाव के बाद अगर रस्साकसी हुई तो वो 3 अखिलेश जी के अनुशासन में नहीं रहेंगे, वो अनुशासन में रहेंगे दिल्ली वालों के। फिर वो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। जैसे पिछली बार की एक सीट के साथ होता ही है। अगर कंफर्टेबल मेजॉरिटी आ गई, 120-125 सीटें आ गई तो किसी पार्टी की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पिछली बार की तरह हुआ, और पिछली बार तो बीजेपी ने 109 सीटों के बाद से बड़ी जल्दी अपने विड्रॉ कर लिया था। इस बार अगर वो स्थिति होगी तो बीजेपी विड्रॉ नहीं करेगी आसानी से। इस बार पूरी रस्साकसी के साथ तो कांग्रेस पार्टी को इसका अंदाज, इसलिए भी उन्होंने ये सीटें नहीं दी, वरना 5 सीट देने में कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि 5 सीट जस्टिफाइड थी। 1 जीती हुई थी और 4 में नंबर 2 थी समाजवादी पार्टी। तो अगर आप 5 सीट दे देते तो उसका एक फ़ायदा मिलता। एक बात। दूसरी बात यह है कि बार बार मैं कहता हूं कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक नेता के इर्द गिर्द हुआ गठबंधन नहीं है एनडीए की तरह। वो नेताओं का गठबंधन है जो अपने अपने क्षेत्र में छत्रप हैं। तो इसलिए उसमें इस तरह की रस्साकसी आपको आगे भी देखने को मिलेगी। कभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मिलती है, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में देखने को मिलती है, कभी आपको बंगाल में देखते हैं वो विधायक जीता कांग्रेस पार्टी का, ममता बनर्जी उसको ले लिया। और गठबंधन भाई, जब उत्तराखंड में जब समाजवादी पार्टी लड़ रही थी तो तब कहाँ गठबंधन था, जबकि उत्तराखंड में तो कुछ है भी नहीं आपका। अब 600-650। अच्छा, अजय राय का बयान गलत है। कांग्रेस कुछ सीट सपा की वजह से नहीं हारी है कि वो 600 वोट से वो मिले, 600-650 वोट। वो हार वहाँ ज़्यादा वोटों से 11-12 हज़ार मतलब वोटों से है, या शायद 3-3.5 हज़ार वोटों से, जो भी मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, मतलब उतने वोटों से नहीं जितने सपा को मिले। तो वो अजय राय का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी वैसे ही वो सीट छोड़ देती, जैसे कि यहाँ घोसी में कांग्रेस ने अपना छोड़ दिया, जो स्थिति सपा की उत्तराखंड में वही घोसी में कांग्रेस की थी, लेकिन वो नहीं लड़ाया। और तो ये अविश्वास तो लगातार बना रहेगा। इसलिए बस भाषा का संयम जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि वो जो बात है ना कि दुश्मनी ऐसी करो, क्या वो शेर किसी का है कि दोबारा मिलो तो नजरें झुका के न बात करो, कम से कम जो है दोबारा दोस्ती की गुंजाइश बनी रहे। तो ये सलीका कांग्रेस को भी दिखाना चाहिए, ये सलीका समाजवादी पार्टी को भी दिखाना चाहिए, और भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए। ये गड़बड़ हुआ है। और एक बात जरूर मैं कहूँगा कि देखिए, रात में बैठक हो या दिन में हो, चुनाव के समय 24 घंटे पार्टियां काम करती हैं। तो अगर रात में अगर बैठक बातचीत हो रही है तो भी वो कोई अवैध नहीं है ना वो है, और दिन में हो रही तो कोई वैध नहीं हो जाता। पार्टियां आपस में रात में बात करती हैं, 2-2 बजे तक मीटिंगें चलती हैं, तो क्या वो अवैध है क्या? तो इसलिए उसको उस रूप में नहीं देखना चाहिए। जदीप जी, मैं शिवपाल सिंह यादव का एक बयान लाना चाहता हूँ। आदेश है, नहीं तो पहले सर की टिप्पणी आए तो ज़्यादा अच्छा। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ, शिवपाल सिंह यादव के एक बयान को मैं इस बहस में लाना चाह रहा था। उन्होंने पहले भी बिहार में जब तमाम विपक्षी दल एक साथ लड़ रहे थे, और ये साल 2015 की जो बात है, तब भी उन्होंने कहा कि अगर हमको वहाँ पर कुछ सीटें मिल जाती, हमारा एक मंत्री होता, और ये जो आज कोशिश हो रही है ना, ये बहुत पहले शुरू हो चुकी होती। और ऐसे ही हट के कारण गठबंधन टूटते हैं जब छोटे नेताओं की जब छोटे नेताओं की एंट्री होती है। और उन्होंने कहा कि छोटे नेता बोलना बंद करें, वरना ये इंडिया का गठबंधन किसको बनाना है और भाजपा को हराना है, ये सीधा सवाल सब सोच लें। उस पर अखिलेश यादव ने एक चीज़ और जोड़ी है, जो कल उन्होंने बयान दिया है, जो आज सुबह आया है, वो ये भी है कि उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या आप इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चल गया कि ये गठबंधन विधानसभा के लिए नहीं था, अब जब लोकसभा पर बात होगी तब मैं कहूँगा। तो ना हाँ ना ना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उत्कर्ष, और पिछले ही शो पर हम चले जाएं, यही बात मैंने कही थी जब सारे जो हमारे पैनलिस्ट और विद्वज्जन चर्चा कर रहे थे कि नहीं वो तो विधानसभा के लिए नहीं है, लोकसभा के लिए। मैंने कहा ये तो कहीं गठबंधन से तो आवाज़ आए।
उन्होंने कहीं लिखित रूप में या कोई सार्वजनिक बयान में, न पटना की बैठक में, न बेंगलोर में, न मुंबई में ये कहा कि हम केवल 24 के लिए मिल रहे हैं और उसके पहले जितने भी चुनाव आएंगे, फिर उसमें उपचुनाव भी शामिल हो गए बागेश्वर के और घोसी के, उसमें हम लोग ये गठबंधन नहीं करेंगे। जो अखिलेश की नाराज़गी वो इसी बात से है ना। तो जो अखिलेश यादव जो महत्वपूर्ण घटक हैं उस गठबंधन का, जो बैठकों में सारी शामिल रहे हैं, अगर उनके पास स्पष्टता नहीं, इसके मतलब गठबंधन के खुद के पास स्पष्टता नहीं है। वो मिल ज़रूर रहे थे पर उनको खुद नहीं पता था कि हमको विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव में इस गठबंधन को रखना है या नहीं रखना है, कोई साथी तैयार या नहीं है। इसमें जो समन्वयक का भी अभी पूरी भूमिका उसमें स्पष्ट नहीं है, उसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो ये कह देता कि हम लोग मिल जरूर रहे हैं, हम भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले होने वाले चुनाव में इस गठबंधन की अभी हमारी सहमति नहीं बन पाई है। तो ये स्थिति शायद बनती ही नहीं। अखिलेश यादव को लेकर जो बातें आई हैं, और जैसा विनोद जी ने भी कहा, मध्य प्रदेश में उनकी ज़मीन है, मध्य प्रदेश में उनके कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश में वो विधानसभा लोकसभा ही नहीं, एक समय में नगर निगम के जो चुनाव होते हैं निकायों के, उसमें भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते रहे और लड़वाते रहे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी ज़मीन बड़ी मुश्किल से तैयार करके खड़े हुए हैं। ये पूरे इंडिया गठबंधन की, जो आपने शिवपाल वाली भी बात की, छोटे नेता बड़े नेता की बात नहीं है। बात वहाँ है कि टेबल से धरातल पर उतरकर ये नेता किस तरीके से उसको अमल में ला पाएंगे और अपनी ज़मीन और अपना जनाधार छोड़ पाएंगे, खासतौर पर वहाँ जहाँ पर जनाधार पिछले कई वर्षों में उन्होंने मजबूत किया है। ऐसा नहीं कि आप कोई केरल में तो कोई सीट ही नहीं लड़ाता समाजवादी पार्टी और वहाँ के हाँ कांग्रेस आप लड़ लो। गठबंधन वो नहीं होता है। गठबंधन वो होता है कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या पंजाब, आम आदमी पार्टी ने इस बिना चक्कर में पड़े हुए क्यों अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एग्रेसिवली घोषित कर दिए? वो इसलिए घोषित कर दिए ना कि वो शुरू से स्पष्ट थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनके चुनावी लक्ष्य और राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट थे, इसीलिए वो इस चक्कर में ही नहीं पड़े। तो वो खुद ही कहते रहे कि गठबंधन लोकसभा के लिए, हाँ, हमारी पार्टी में तो सही कहती रही। और जो शुरुआत में बात आई उसमें देखिए, इसमें कोई बहस की बात ही नहीं, मजबूरी का ही गठबंधन है। सब लोग अलग अलग तरीके से लड़कर भाजपा से परास्त हो चुके हैं और उनको ये पता चल चुका है कि भाई हम अकेले अकेले लड़ते रहेंगे तो कभी भी भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। तो गठबंधन तो मजबूरी का ही है, वरना ये इतनी विपरीत विचारधाराओं और इतने विपरीत स्वार्थ वाले लोग जो कहते हैं ना कि ये साउथ पोल है ना, तो लाइक पोल्स हैं, वो तो रिपेल ही करेंगे, लेकिन वो मजबूरी है। वहाँ साइंस की थ्योरी को भी पलट दिया गया है और वो पोल्स आपस में आके बैठे हैं। तो लेकिन विज्ञान की जो मैग्नेटिक पोल्स के विपरीत आकर्षण वाली बात होती है तो वो रहेगी। नॉर्थ साउथ तो है नहीं कि वो मिलकर बैठे रहेंगे। और रही बात तो वो तो कांग्रेस की जो दूसरी सूची आई थी वो भी मध्य रात्रि को आई, ठीक रात को 12 बजे आई। तो चुनावों में सब कुछ होता है। अब उम्मीदवारों की सूची भी रात को, पर बैठक देर तक चली होगी, स्क्रीनिंग देर तक हुई, विवाद हुए और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में तो मंच से ही कपड़े फाड़ने वाली बात हो गई थी कि भाई जिसको टिकट नहीं मिलता है वो सब कपड़े ही फाड़ते हैं, किसके कपड़े फटेंगे। अभी भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भोपाल में मजमा लगा हुआ है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सूची वहां से आ गई है। इंडिया गठबंधन की जहां तक मैं बात करूं, शुरू से इन्होंने अगर स्पष्टता रखी होती है गठबंधन किस चुनाव के लिए है, किस चुनाव के लिए नहीं है, तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरा जो जुबानी जंग हुई है कमलनाथ, अखिलेश यादव और अजय राय के बीच में, वो ठीक नहीं है, लेकिन उसने गठबंधन में ठीक नहीं है कुछ भी, ये स्पष्ट जरूर कर दिया उस बयानबाजी से। सर मैं आपके पास आता हूं और जो दिक्कत दिखाई दे रही है, एक उसमें सर से पहले थोड़ा सा जोड़ दूं, जो शिवपाल सिंह का 2015 का जो सिर्फ कहना था वो तथ्यात्मक रूप से पूरी बात नहीं कह रहे हैं। 2015 का जो चुनाव था बिहार का, उसके पहले मुलायम सिंह जी के घर में बैठक हुई थी और जनता दल के सारे घटक इंक्लूडिंग चौटाला, देवगौड़ा, सब उसमें आए थे और उसमें तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह रहेगा और एक दल बनेगा और सपा मुलायम सिंह उसके अध्यक्ष होंगे, ये सब तय हो गया था। और उसके बाद बिहार की रैली घोषित हुई थी और अचानक समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया था उस रैली में शामिल नहीं होंगे और उसके बाद उसमें समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हुई थी उस रैली में। तो पहल उसमें गड़बड़ हुई थी, उस सपा की तरफ से हुई थी। शिवपाल जी को थोड़ा सा याद रहना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके पास आना चाह रहा था। मुझे लग रहा है कि इस पूरे परिदृश्य में जहाँ जिस बात से दिक्कत शुरू है वो ये है कि जब उपचुनाव हुए, खुद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर लिखा इंडिया की जीत, कांग्रेस ने लिखा इंडिया की जीत, जो बधाई आई ममता बनर्जी के उन्होंने कहा इंडिया की जीत। तो वो क्रेडिट देने को तैयार थे जो कि चुनाव विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी ने जीता। जैसा विनोद जी ने भी बताया कि अगर आंकड़ों पर चले जाएं तो वैसी कांग्रेस की ज़मीन नहीं थी घोसी पर, लेकिन उसको उन्होंने इंडिया का जीत बताया, इंडिया को क्रेडिट दिया।
जब इंडिया से वो स्पेस की एक उम्मीद रख रहे थे मध्य प्रदेश में, वैसा स्पेस उनको नहीं मिला। और अब ये जो दिक्कत दिखाई दे रही है, अभी तो सिर्फ विधानसभा चुनाव पर, लेकिन जब ये इस तरीके से विधानसभा चुनाव की 6 सीटों के लिए लड़े हैं, तो क्या लोकसभा में ये लड़ाई नहीं देखने को मिलेगी? क्या हम ये ना माने कि ऐसी ही रार देखने को मिलेगी या ढेर सारी फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेंगी, या तब तक मूर्त रूप शायद ये गठबंधन जैसा आज दिख रहा है वो ले भी ना पाए? आप सब लोग मैं पहले कुछ माफी मांग करके अब अपनी बात कहूंगा, हो सकता है आपको लगे। पहली बात तो देख रहा हूं कि आप सब लोग बड़े आशावादी हैं, सारे हमारे मित्र भी और आप भी। आप लोगों ने मान लिया है कि इंडिया गठबंधन हो गया है। मेरा ये कहना, अभी आपने एक शब्द कहा था कि ऐसी एकता पहले कभी नहीं हुई। मैं उसको यूं कह रहा हूं कि मुझे वो एकता अभी तक दिखी नहीं, तो माफ कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज को कहता हूं कि हर चीज को अगर आप कुछ भी कहेंगे उसको आप क्वांटिफाई कीजिए। और किसी भी चीज को, ये बंदा मुझे अच्छा लगता है, भैया क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगने की 10 चीजें होंगी, आप बताइए ना। हर चीज में तो अच्छा होगा नहीं। अगर देखने में सुंदर होगा तो हो सकता है बोलने में सुंदर नहीं हो। अगर कोकिल कंठी होगा लता मंगेशकर की तरह, तो हो सकता है कि उतना कुछ। कहने का अर्थ यह है कि गठबंधन के जो न्यूनतम क्राइटेरिया है, उसमें से कौन सा क्राइटेरिया ये गठबंधन पूरा करता है, जिसके नाते हम मान लें कि गठबंधन हुआ है। हम इसको मानते हैं कि गठबंधन की एक इच्छा है जिसको अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया गया है। या आप यूं कह लें कि आप मकान बनाने के पहले आपने एक नक्शा बनाया हुआ है, लेकिन न तो कहीं प्लाट खरीदा है, न सीमेंट है, न गारा है, और नक्शा लेके आप कह रहे हैं बन गया, देखो मकान बन गया। तो भैया मैं तो मानता नहीं कि गठबंधन नाम की कोई चीज है। और जो आप लोग ये बातें कर रहे थे, देखिए, किसी के लिए कमलनाथ और अखिलेश का जो भाषण है किसी के लिए आशंकाएं पैदा करेगा, किसी को उम्मीद भी पैदा करेगा। तो आशंका और उम्मीद, ये दोनों चीजें बिल्कुल हैं, अपने साथ साथ चलती हैं। मेरा खाली ये कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है आज से नहीं। मैं जब पढ़ाई कर रहा था 75-76 में, 77 में मैं पहली बार नौकरी किया था, उस समय मैंने एक एकता देखी थी। और अब मुझे रिटायर हुए 10 साल हो गए। मैं विपक्ष की कोई एकता वाकई देखना चाहता हूं, जो मुझे अभी तक दिखाई नहीं पड़ी। और जो 3 बैठकें हुई, 4 बैठकें हुई, उससे ज्यादा लोग तो शादियों में मिला करते हैं हमेशा। हाँ, और ज्यादा बेतकल्लुफ होकर बातें करते हैं। लालू जी की बेटी की शादी में मोदी जी भी गए थे, याद होगा आपको। तो केवल मिल करके बैठ करके खाना खा लिया जी, हाँ एकता हो गई। अरे आपका कोई नीति बनी हो, आपका कोई नाम हुआ हो, एक इंडिया अलायंस कर दिया, ठीक है। उसके अलावा नेता, नीति, रणनीति कुछ भी हो नहीं है। और ये पहली बार नहीं है। जब कलकत्ता से लौटे थे तभी गोपाल राय ने आप पार्टी के कह दिया था कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है, इसके अलावा नहीं हम लड़ेंगे। और केजरीवाल तो जाकर के बाकायदा छत्तीसगढ़ में वो बघेल को भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या कहा है। फिर भी लोगों को उम्मीद है, करे नहीं, ये तो विधानसभा में भी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता भैया किसको उम्मीद थी, वो क्या है। अखिलेश जी भी इसके पहले भी बोल चुके थे कि हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे, हम मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। भैया तो जब आपको सीट मांगनी ही थी कांग्रेस से, तो पहले से क्यों इतना कहते आए कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो देखिए, मेरा कहना यह है कि एक रहीम ने बहुत पहले एक चीज लिखी थी, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रसापने उनके फाटत अंग। बेर और केर एक साथ हैं। जब भी हवा बहेगी, बैर जो है, बेर की डालियां लहराएंगी तो केले का पत्ता फटेगा ही। मैं उसको यूं कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्राडिक्शंस को आप झुठला नहीं सकते। आप मिल लें, बड़ी बड़ी हम लोग एकेडमिक बातें कर लें, ऐसा है वैसा है, देने वाला, मुहर लगाने वाला वोटर है, उसने किसको देने जा रहा है पता ही नहीं।
हम पहले से आपस में ही बांट लें कि जी ये 80 सीटें आपकी हो गई, ये 22 मेरी हो गई और जीत लिया और मोदी को हरा दिया। खैर, खुशफहमी अगर नहीं होगी तो पॉलिटिक्स में आप जी नहीं सकते। लेकिन मैं बेसिक बातें हमेशा ये, जैसा विनोद जी ने कहा कि आप यूं देखिए, कौन है जो अपने, जो उसकी आज की हैसियत है इजराइल और फलस्तीन की तरह गाजा में, कौन अपनी जमीन छोड़ना चाहता है? दो तरीके होते हैं कि हम बड़े काज के लिए कुछ थोड़ा सा है, वो कौन करने को तैयार है? कोई नहीं। यहां वही है जिससे हम कैमरे के पहले आपसे बात कर रहे थे कि भाई, एक हमारे मित्र एक पत्रकार थे, जब मैं लखनऊ में हुआ करता था, विनोद जी जानते हैं, वो चुनाव कवर करने गए थे बुंदेलखंड एरिया में उधर। तो वहाँ जा रहे थे तो शाम को वहाँ के जिलाधिकारी जो थे वो पूछा, अब आपका क्या अगला प्रोग्राम? बोले मैं इस एरिया में जा रहा हूँ। तो बोले शाम को मत जाइए। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले कि नहीं, वहाँ सब थोड़ा सा लूटपाट होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है, एक घड़ी है, एक पेन है, 1 रुपए की पेन है, एक घड़ी है, ये भी चलती उलती नहीं है, ले लेगा कोई। बोले नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए, बात इतनी नहीं है। बोले क्यों? बोले वो लोग, आप उनको देना चाहेंगे वो नहीं लेंगे, आपको बाकायदा घड़ी पहनाएंगे, कलम भी रख देंगे और वो कहेंगे कि देखिए हम मेहनत की कमाई खाते हैं। तो ऐसे ही है, ये जो रीजनल पार्टियां हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है और मेहनत से कमाया हुआ है, वो किसी को देने नहीं जा रहे हैं। आज जो आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, कल वो यूपी में, जब कांग्रेस आएगी सीटें मांगने के लिए, और आपको, मैं कोई ऑन पेपर तो नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है कि टीएमसी चली गई थी असम में कांग्रेस से सीट मांगने, कहा कि 5 सीट हमको दीजिए। तो बोले अगर 5 सीट आपको असम में हम दे देंगे तो हमको 15 सीटें बंगाल में चाहिए, देंगे आप? ये सब चल रहा है अंदर खाने। तो आप समझिए, देखिए, इसको मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये वस्तुपरक सच्चाई है, अंतर्विरोध हैं। ये अंतर्विरोध आपके या मेरे मिलने से खत्म नहीं होंगे। जब तक कोई बड़े कॉज के लिए त्याग नहीं करने जा रहा है, तब तक ये थर्ड फ्रंट की तरह है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। यानी बेसिक लड़ाई जो है वो मेरी तुम्हारी है। गैर कांग्रेसवाद से उपजी हुई क्षेत्रीय पार्टियां कभी भी कांग्रेस को वापस अपनी जड़ें नहीं जमाने देंगी। ये बेसिक लड़ाई है। मोदी जी को हटाना है, हाँ, उसके लिए हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराने के लिए गांधी ने भी कह दिया कि ब्रिटिश की मदद कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टियां भी आ गई कि भाई मदद कर दीजिए, चलिए। लेकिन उन्होंने कहा था, माओ सेतुंग का एक सिद्धांत था कि तुम्हारे साथ लड़ेंगे। हमारी जो तुम्हारी लड़ाई है बुर्जुआजी के खिलाफ क्लास स्ट्रगल की, वो बुनियादी लड़ाई है। वो बुनियादी लड़ाई स्टेट में है। इसलिए देखिए, ये सब चीजें अभी आपको बहुत दिखाई पड़ेंगी, एक शब्दों पर मत जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक बैठ करके सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, जब तक कोई फ्रेम नहीं आता, तब तक एक नक्शा बना हुआ है। मकान बनना अभी बहुत मुश्किल काम है। जब तक मकान नहीं बनता तब तक मैं किसी चीज को मानता नहीं कि उसमें दरार हुई कि नहीं हुई। पहले मकान बनेगा ना, तब दरार आएगी। पटना की तस्वीर से लखनऊ की तस्वीर को जितने बेहतर ढंग से आपने अभी समझा दिया। हम हमेशा बोलते हैं कि इस पैनल में आपका होना इसलिए बड़ा खास हो जाता है। प्रेम कुमार जी, मैं अब इस फ्लोर को थोड़ा हाँ मैं अब इस फ्लोर को थोड़ा सा ओपन करता हूँ चर्चा पर। जो सर ने बातें कही उससे 2 पक्ष निकलते हैं, और पहला पक्ष ये है कि दूसरी पार्टी को, दूसरे हिस्से को आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी और वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप शिवराज सिंह चौहान के कैंपेन देखिए, अब तो वो कह रहे हैं ना कि आप उस कांग्रेस को वोट दोगे क्या जो जिसको वो बैठाते हैं अपने साथ, जिसको वो खाना खिलाते हैं, जिसको वो बुलाते हैं, वो भी उनका विश्वास नहीं करता, वो उनको भी धोखा देते हैं। और जो पूरी पिक्चर अब क्रिएट हो रही है वो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी की हो रही है, और ना सिर्फ भाजपा से। अखिलेश यादव के एक बयान को और मैं कोट कर दूं, क्योंकि 2 दिनों में करीब 6 बयान आए हैं, अगर हम मिला लें अजय राय के, अखिलेश यादव के, शिवपाल सिंह यादव के और कमलनाथ के। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसा सलूक कांग्रेस ने किया है, जैसा व्यवहार कांग्रेस ने किया है, क्या हम जैसी पार्टियां उन पर विश्वास करेंगी? और ये विश्वास का सवाल तो उन्होंने पैदा किया। उत्कर्ष, एक लाइन में यहाँ जरूर बोलना चाहूंगी कि साहित्य की इतनी बात चल रही है तो प्रेमचंद के बड़े घर की बेटी, आप सबको याद होगा वो कहानी, मुझे बहुत प्रिय लगती है। तो यहाँ बड़े घर की बेटी पहन के हाथ कौन पकड़ेगा, ये एक सवाल होगा। दूसरा, उसमें एक और लाइन है जो बहुत याद रहती है
कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे। तो ये बिगाड़ जो है क्षेत्रीय स्तर पर क्या देखने को मिलेगा, लोकसभा में क्या होगा। और जैसा मैंने बार बार कहा, मैं मेंटेन करूंगी, बहुत सारी बातें हमारे सब जनों ने यहाँ कही है कि किस तरह से हाथ मिलाएंगे, साथ मिलकर मजबूती से खड़े होंगे, ये अभी देखना तय। देखिए आपने मेरी राखी भूमिका ले ली, जी, मैं सवाल आगे लेकर राखी जी, बड़े घर की बेटी तब होगी जब घर बनेगा। अभी तो रामगोपाल जी ने कहा घर तो हाँ, बने, वो नहीं है, पहले घर तो बिल्कुल, बने। जमीन ही नहीं है, नक्शा लेके बस घूम रहे हैं। रामपाल जी ये कह रहे हैं कि बनने की संभावना भी नहीं है, ये आप लोग आधी हटा रहे हैं और आधी हटा दे रहे हैं, ये रणनीति। नहीं तो रामगोपाल जी ने जो कहा है ना कि घर, मैं उतना बोला, संभावना तो उनका वो है, ठीक है, उसमें अलग लग रहा है ना। मैं वापस लौटता हूँ। वो सपना बहुत लोगों का है, संभावना ना हो, लेकिन संभावना हो जाएगी तब क्या करेंगे। कांग्रेस के प्रति साख और विश्वसनीयता के सवाल के इर्द गिर्द उत्तर देने से पहले मैं चीजों को समेटते हुए पहुंचता हूं। देखिए, सम्माननीय रामकृपाल जी ने कहते कहते अनायास ही उन्होंने क्षेत्रीय दलों को लुटेरा भी बता दिया। अब मुझे बोलने नहीं, दीजिए सर, आप बोल चुके हैं। लुटेरा नहीं बताया हाँ, है। उन्होंने बता दिया और लूट भी बता दिया। तो ये सब क्यों, कहाँ हो रहा है? सब इंडिया गठबंधन के ही इर्द गिर्द हो रहा है। उधर बीजेपी से मुकाबला, अरे एनडीए बड़ा गठबंधन है इंडिया से, वहां अकेला बीजेपी नहीं है, एनडीए है, 38 दलों का गठबंधन है। लेकिन एनडीए से मुकाबला नहीं, सबका बीजेपी से मुकाबला है। वहां तो कोई अंतर विरोध ही नहीं है, वहां तो सब कुछ चंगा सी है। चाहे अकाली दल छूट जाए या चाहे जेडीएस आ जाए या जो कुछ भी घटनाएं घटे, वहां पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी तो सिर्फ कांग्रेस पर और उसकी क्रेडिबिलिटी पर। दूसरी बात यह है कि रीजनल पार्टीज को लेकर के इस तरह की भावना जेपी नड्डा जी ने रखी थी कि रीजनल पार्टी का तो अस्तित्व ही रहने वाला नहीं है। रामगोपाल जी ने बहुत अच्छी थ्योरी दी कि कांग्रेस के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियां बनी। सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस रही है। तो इस देश में विपक्ष नाम का जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ। लेकिन आज जब एक समय आया था जब देश की 66% हिस्से पर लगभग बीजेपी का शासन था, 5 साल पहले 2018 में ये स्थिति बनी थी, तो उसके बाद अब पूरी स्थिति बदल गई है। अब गैर बीजेपी वाद का जमाना है। बीजेपी विरोध के नाम पर बन रहा है। तमाम वक्ता बार बार बोलते हैं कि बीजेपी विरोध, और इस हिसाब से तो गैर कांग्रेसवाद जो है अब बहुत पीछे चला गया। अब ये नई सदी की लड़ाई जो है, इसमें अब गैर बीजेपी वाद की लड़ाई बन रही है। तो इसमें गठबंधन जो बना है, ये गठबंधन हम कहते हैं कि सारे दल जो चुनावी मैदान में वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कैसे अधिक से अधिक सीटें हासिल करें, कैसे गोल को हासिल किया जाए, इसके लिए ये गठबंधन है। सर ने कहा कि हम सब आशावादी हैं, आपने भी वो आशा रखी है कि ये गठबंधन की दिक्कत, मैं उन्हीं पर आ रहा था कि सर ने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1.5 महीने बाद ये जो तमाम कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी, वो सारी चीजें एक बराबर आ जाएंगी, एक मंच पर आ जाएंगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? क्योंकि वो जो बात हो रही थी, एक शब्द उठाता ना, आशावाद, क्या आप भी वो आशावादी हैं? देखिए, जिन लोगों ने पारिवारिक न्यायालय को कवर किया है, जो पत्रकार हैं, अगर जिन लोगों ने कवर किया, उनका व्यापक अनुभव होगा कि जब भी ऐसे ही तलाक का मामला आता है तो बैठा के समझाया जाता है, होता है कि 1-1.5 महीने हम लोगों को समय दे दीजिए। लेकिन ज्यादातर तलाक के जो केसेस होते हैं वो तलाक में ही फाइनल होता है। तो इसीलिए संबंध में तलाक होता है। एक सेकंड ना वही ना, अब समय देते हैं, 6 वो मंथ्स उस पर अभी नहीं किया हूं टाइम पीरियड पर। मैं कह रहा हूं कि पारिवारिक न्यायालयों में अगर आप तलाक का केस लेके उसकी स्टडी करेंगे ना, तो कैसे मीडिएशन होते हैं, कैसे कंसिलिएशन होते हैं, उसमें वही भाषा बोली जाती है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि मैं इनको यही कहूंगा कि दोस्तों को आजमाते जाइए, दुश्मनों से अवश्य प्यार हो जाएगा एक दिन। ये इसको जरा ध्यान रखिए। और ये INDIA पर तो भी हम तो आपके साथ लागू होता है। इस समय की जो हालत है वो यही है। देखिए, जो सतह पर दिखता है ना, जैसे हम अगर बहुत संयमित है ना, तब गुस्सा पूरा सतह पर नहीं दिखेगा। अंदर हम बैठ के गाली भी दे देंगे तो बाहर देते समय थोड़ा बहुत होगा। तो जो कुछ समाजवादी पार्टी ने बोला है, वो अगर सोचेंगे कि उसका शीर्ष नेता चिरकुट और ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो अंदर कितना गुस्सा है, अंदर कितनी बात हुई होगी, इसका हमेशा ध्यान रखिए।
ये सामान्य जो चीज दिखा है कई बार वो उतना ही नहीं है, उससे ज्यादा कुछ हो चुका होगा। तभी घोषित होने के बावजूद मुंबई में कि अगली रैली मध्य प्रदेश में होगी और आज तक INDIA की वो रैली नहीं हुई है। तो इसको समझने की कोशिश करिए। मैं इसके पक्ष में हूं कि देश में एक बार वैचारिक स्तर पर विपक्ष खड़ा होकर दिखाए कि हम इस विचारधारा के साथ हैं, भाजपा को खत्म करना चाहते हैं और यह शक्ति आजमाइश हो इस देश में। लोगों को विचारधारा के आधार पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर वोट देने का मौका मिले। लेकिन क्या INDIA ने ऐसी कोई आइडियोलॉजी विकसित की है? मुझे तो दो ही दिखा है कि इजराइल हमास के युद्ध में इस बात पर एकता है कि हमास की आलोचना मत करो, चाहे वो मुस्लिम वोटों के लिए चाहे वो कुछ भी कर दे। आपको इजराइल की आलोचना करिए, हमास की भी इजराइल की ऐसा है कि कर दीजिए। तो वो उस पर दूसरी एकता ये थी कि हम जो है, चूंकि कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारा जनाधार बढ़ा है, वो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ा है। तो हमको इन चुनावों में अपनी पहले ताकत दिखानी है और उसके आधार पर तब हम आगे जाकर के 2024 करेंगे। हमको इस समय किसी की बात नहीं माननी है। तो कांग्रेस इस रणनीति पर चल रही है, उसमें समझौते की गुंजाइश नहीं है। ये कंट्राडिक्शन जिसको ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है, कंट्राडिक्शन जिसको ये बोल रहे हैं, ये हमेशा बने रहने वाला है। समझ गए ना? ठीक है, मैं एक दो खत्म कर दो। देखो व्यापक विचारधारा जो है ना और वैचारिक राजनीति के आधार पर इस देश में गठबंधन हो तो लोग उसमें सीटें भी अपनी छोड़ेंगे, लोग कैंडिडेचर अपना विड्रॉ करेगा। लेकिन जो गैर भाजपावाद का जो CPM ने शुरू किया, CPM उसमें नाश हो गई। उसने अपनी पॉलिटिक्स के बावजूद गैर भाजपावाद शुरू किया और देख लीजिए कि उसकी क्या हालत है। जो भाजपा बढ़ी है, CPI उसमें खत्म हो गई। मुलायम सिंह समझदार आदमी थे, ये कह रहे बेचारे मुलायम सिंह ने जब 2019 के पहले जो अंतिम सत्र का अंतिम दिन था लोकसभा चुनाव में, खड़ा होकर कहा कि मोदी जी हम तो चाहते हैं कि आप ही की सरकार लौट के आए, क्योंकि जो काम लेके गए हैं वो किया है। तो ये भी विचारधारा है व्यवहारिकता का जो पार्टियों के अंदर चल रहा है। शरद पवार भी इस मामले में नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर गए हैं। तो कंट्राडिक्शन छोटे छोटे नहीं है इसमें। ठीक है, मैं बिल्कुल इस चर्चा को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन जदीप जी एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये था, राहुल गांधी ने जब तमाम बातें कही थी, और सर अगर आप इस पर बोलें, राहुल गांधी ने जब ये पूरा बैठकें हो रही थी, गठबंधन शब्दांकों जैसे आपने कहा, जब ये बैठकें हो रही थी तब उन्होंने कहा था कि हम इसको एक करने के लिए किसी भी स्तर का जो सेक्रीफाइस है वो करने को तैयार रहेंगे। वो सेक्रीफाइस 2 चुनावों के बाद दिख रहा है कि क्या वो करने को तैयार हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेताओं के जो तमाम बयान आ रहे हैं, अगर उसको देखें तो जो शीर्ष पे बोला जाता है और जो नीचे होता है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट होती है, जो जिनको ग्राउंड पर वो इलेक्शन लड़ने हैं, वो कॉन्ट्राडिक्शन कांग्रेस के अंदर दिख रहा है। और इसीलिए जो मैंने सवाल पूछा था वो क्रेडिबिलिटी वाली बात जो नहीं आई, जिसको अखिलेश यादव ने भी उठाया कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी का क्या, वादे होते हैं और वो दिखते नहीं। काफी उन्होंने मतलब अपने को, तो मैं मानता हूं कि कम से कम कांग्रेस का इतिहास तो उनको मालूम ही होगा कि क्या रहा है, या देश का। जैसे देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आज की तारीख में, छोड़ दीजिए पार्टी लाइन कुछ भी, इस देश की जनता, एक बात तो आप जान लीजिए कि चाहे वो राज्यों का चुनाव हो चाहे जहां भी हो, जनता कमोबेश क्लियर कट मैंडेट देती है। यानी अगर 5 साल के लिए चुन रही है तो वो कोशिश करती है कि ऐसी सरकार बने जो 5 साल चले, कम से कम केंद्र में तो यह बात मान के चलिए। क्योंकि अतीत का इतिहास ये रहा है आज तक, जैसा मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, और जो ये फैक्ट है, मेरी कोई राय नहीं है। सन 52 में पहला इलेक्शन हुआ था और 2024 ये 23 में हो, मतलब 24 में होने जाएगा। इतने सालों में जितने भी, और हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, एक वामपंथ का या सोशलिज्म का, उसमें मैं ये सोशलिस्टों को भी मानता हूं, सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं, सोशलिज्म के लिए सबसे बड़ा जो अवसर था वो सन 50 के बाद का लेकर के, और 50 सालों का, बल्कि आप कहिए एक पूरी दुनिया के लिए अवसर था। जब एक समय ऐसा था कि धरती 2 तिहाई धरती जो थी वो लाल झंडे के नीचे थी। आप निकारागुआ का ये सब समझ लीजिए उस समय का सारा। लेकिन वो 50-70 सालों में इस तरह से वो वामपंथ या वामपंथी राजनीति का फेल्योर हुआ कि राइट विंग का उभार पूरी दुनिया में हुआ। सिर्फ भारत ही नहीं है, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, दैट वाज अटर फेल्योर। और नतीजा क्या हुआ कि जो कभी झंडा बरदार कंट्रीज थी, रसिया, उसका मतलब USSR बट गया,
चाइना में तेंग सियाओपिंग आते ही, माओ से तुंग के जमाने में ही तेंग सियाओपिंग ने कह दिया बिल्ली काली है सफेद मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता अगर वो चूहे खाती है तो। यानी कैपिटलिज्म हो या वो हो, चाइना ने कैपिटलिज्म की राह पकड़ ली। आखिरी कंट्री क्यूबा थी, उसने भी धाराशाही कर दिया। तो एक तो यह है कि विचार, बाजार ने विचार को थोड़ा सा किनारे कर दिया और सबने एक्सेप्ट कर लिया कि सिवाय इसके कि बाजार को एक्सेप्ट करो, इसके रूल्स को, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस को भी ये पता है कि इस देश की जनता जब भी कोई विकल्प चुनेगी, उस विकल्प में एक या तो कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री हो या बीजेपी का हो। दो ही तरह के प्रधानमंत्री इस देश में 5 साल की सरकार दे पाए हैं, तीसरा कोई नहीं। और कांग्रेस को नेता बनने के लिए ऑब्वियस है, देखिए कांग्रेस की ये भूख तो है और सही है, अगर कांग्रेस का लीडरशिप में नहीं हुआ कोई गठबंधन तो फिर उस गठबंधन की हैसियत कांग्रेस जानती है, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस की अपनी उम्मीदें हैं, अगर वहां भी साझा कर ले, और कांग्रेस जानती है कि ये लाइबिलिटी रहेंगे, जब कांग्रेस को उम्मीद है तो एक एक सीट के लिए उसको, मैं बता दूं आपको, पिछले इलेक्शन में बंगाल कह रहा हूं, केरल, तमिलनाडु और पंजाब, इन 3 को छोड़ दीजिए, 382 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी पूरे देश में, उन 3 राज्यों को छोड़ करके, और सिर्फ 21 सीटें जीती। ओनली 31 सीटें जो उसकी आई हैं वो आई केरल, तमिलनाडु और पंजाब से। इस बार तो पंजाब से भी लगता उतनी नहीं मिल पाएगी। तो अब आप सोचिए कि कांग्रेस को अगर 382 में से 21 बढ़ानी है तो वो कहां से कंप्रोमाइज करेगा। और कांग्रेस जानती है कि अगर वो 3 फिगर में नहीं गई तो फिर कांग्रेस की लीडरशिप नहीं होगी। और इस देश की जनता में, आप सुन लीजिए, टेम्पोररी चाहे 11 महीने के लिए कर लीजिए, 11 महीने को कोई भी देवगौड़ा, कोई भी आई के गुजराल, कोई भी चंद्रशेखर, कोई भी चौधरी चरण सिंह, कोई मोरारजी देसाई आ जाए, 11 महीने, 1.5 साल, 2 साल, फिर उसके बाद मध्यावधि चुनाव होगा। तो इस तरह के खतरनाक प्रयोग, तो कांग्रेस का अपनी जगह पे उभार जो है, जो कर्नाटक में उसने जीता है, एक स्वाभाविक रूप से उसमें आ रहा है कि हम मध्य प्रदेश में क्यों करेंगे। वो अलग बात है कि कल अखिलेश उनको सीट दें या न दें, लेकिन अखिलेश को दिक्कत है कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है कि पहली बार बाबरी विध्वंस के बाद माइनॉरिटी जो चली गई थी क्षेत्रीय दलों के नेताओं की तरफ, वो लौटी है कांग्रेस की तरफ। और मैं आज भी एक बात कह रहा हूं, पता नहीं वो जहां भी देखेगी कांग्रेस में जरा सा भी पोटेंशियल है तो वो कांग्रेस की तरफ जाएगी। इस बात का क्षेत्रीय दलों को बहुत डर है, ये समझ लीजिए। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में अगर कांग्रेस अपनी जमीन तैयार कर रही है तो कोई इसमें बुराई की बात नहीं है और इससे अपना वो नहीं। मैं जो चीज़ पूछना चाह रहा था, एक बात जो आई थी क्रेडिबिलिटी वाली बात तो सर ने कह दी, सामंजस्य की बात कह दी। अब सीधा अगर भविष्य की लड़ाई देखें जिसको लेकर इतनी बहस हो रही है कि ये तमाम जो लड़ाई है वो 2024 के लिए है या नहीं है, वो एक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अब जो दूरियां दिख गई कम से कम बयानों में, क्या आपको लगता है कि वो अगली टेबल पर जब बैठेंगे वो दूर हो पाएगी? देखिए, इस देश में बहुत जल्दी लोग भूलते हैं। मुकुल संगमा सबसे भ्रष्ट सरकार थी बकौल अमित शाह और मोदी जी के हिसाब से प्रचार में, और 6 दिन बाद रिजल्ट के बाद दोनों एक साथ बैठ गए। तो और यही उदाहरण नहीं है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। 3 बार मायावती जी के साथ समझौता उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने किया, और जब अलग हुए तो कितना एक दूसरे के खिलाफ बोले, और तीनों बार। तो ये आप समझ रहे हैं कि परमानेंट लड़ाई होगी। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि मुलायम सिंह और कांग्रेस के बीच में तो लगातार बयानबाजी होती रही, मायावती कांग्रेस बीच में हुई, और कल फिर समझौता हो जाए मायावती के साथ। समाजवादी पार्टी और मायावती का बीएसपी का समझौता 93 में हुआ, 95 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ। किसी को उम्मीद थी कि 2019 में समझौता हो जाएगा, हुआ ना। तो इस देश की राजनीति में न स्थायी दोस्ती होती है न स्थायी दुश्मनी होती है। अभी परसों नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ जो है नेताओं के साथ मेरी दोस्ती तो है, हम अलग रास्ते में, अलग बात है। तो ये हम लोगों को जो हम एक परिणाम निकाल लेते हैं कि अरे अखिलेश जी ने ये बोल दिया, कमलनाथ ने बोल दिया, अब तो दुश्मनी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव हो जाने दीजिए, नतीजे आ जाने दीजिए, जो भी नतीजे आएंगे फिर आपको बैठे साथ मिलेंगे। ये तात्कालिक वो है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की रैली भोपाल में इसीलिए नहीं हुई 2 कारण से। एक तो सनातन वाला मसला था कि भाई उसमें स्टालिन आते, अगर आते तो, और नहीं आते तो खबर बनती, और फिर अगर अखिलेश भी उस रैली में होते और फिर अलग अलग लड़ते तो क्या मतलब था।
वो आम आदमी पार्टी के साथ भी हो सकता तो था। आम आदमी पार्टी के साथ भी हो सकता था, इसलिए वो रैली नहीं हुई। तो इसके कारण है। और दूसरा ये है कि देखिए, क्रेडिबिलिटी का जहां तक बात कर रहे हैं, तो क्रेडिबिलिटी तो कांग्रेस की जितनी है ना उतनी बीजेपी की भी है। भाई चिराग पासवान बिहार में अलग लड़ गए और एनडीए में बने रहे और लड़ते भी रहे, और नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी थे और साथ में एक दूसरे के खिलाफ खुद जितना लालू और तेजस्वी ने नीतीश पे नहीं बोला होगा उतना चिराग पासवान बोले और गठबंधन भी बने रहे। तो ये खाली इंडिया में थोड़ी हो रहा है, उधर भी चलता है। अचानक 38 दलों की बड़ी जोर शोर से बैठक हुई और एआईएडीएम के बाहर हो गई। तो ये लोकसभा चुनाव तक कौन किधर जाएगा, कौन कहाँ रहेगा, भारतीय राजनीति का ये स्थायी चरित्र है। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ विधानसभा चुनाव और बयानबाजी से कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। ठीक है। नहीं, लेकिन छोटी सी एक बात यहाँ कह दूं, जो आप विनोद जी कह रहे हैं कि लेकिन और जो यहाँ बात आई भी कि स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क, अगर आप एक गठबंधन बनाकर आ रहे हैं जिसमें बहुत तैयारी भी हुई, बैठकें भी हुई हैं, तो क्या एक फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा, एक आधार बना है कि इस तरह के पॉइंट्स आएंगे तो वहां हम जरूर एक साथ होंगे। तो ये बातचीत जो एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का है वो अभी तक क्यों नहीं हो पाया है, ये एक सवाल रहता है। ठीक है, और ये एक सवाल रामकृपाल सर ने भी उठाया था और उसी पर अब इस चर्चा को खत्म करें कि एक नक्शा तो है, उस नक्शे पर मकान बन पाएगा या नहीं बनेगा, यही एक ऐसी चीज है जिस पर हमारी भी निगाह रहेगी आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव पास आएंगे, विधानसभा के चुनाव की वोटिंग हो रही होगी, ये तमाम चीजें हमको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात साफ है, ये सब कुछ हो रहा है एक लड़ाई के लिए, सत्ता की लड़ाई के लिए, जिसे हम कह सकते हैं सत्ता का संग्राम। और सत्ता का संग्राम को लेकर ही अमर उजाला बहुत जल्द चुनावी राज्यों में जमीन पर होगा। आप उसे भी देखिएगा, उसे भी खूब पसंद करिएगा, जुड़िएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमारे साथ। फिलहाल खबरों के खिलाड़ी की इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको ये पूरी बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना और साथ में अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।